नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखिए, रिसेंटली 19 सितंबर को लोकसभा में 3 कोड्स को इंक्लूड किया गया है, यानी 3 बिल्स को इंक्लूड किया गया है जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड है। जिसमें एक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, दूसरा है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। हुआ यह था दोस्तों कि 2019 में सरकार ने 4 लेबर कोड्स को एज अ बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, जिसने उस समय पे 29 एग्जिस्टिंग लॉज को अपने अंदर समेटने की बात की थी। यानी जो 29 अलग अलग लॉज हैं, किस चीज से रिलेटेड, कि भाई लेबर्स को कितनी वेजेस दी जाएंगी, काम के दौरान उनकी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जाएगा, जिसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उनकी सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन सब चीजों से रिलेटेड 29 अलग अलग लॉज हैं। और इन 29 अलग लॉज को 4 लेबर कोड्स में समेटने की कोशिश की गई थी। उस समय पे जो 4 लेबर कोड्स बिल्स के फॉर्म में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें से एक पास हो गया था जिसको बोला गया है द कोड ऑन वेजेस। तो कोड ऑन वेजेस पास हो गया था और बाकी के जो 3 बिल्स थे वो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर के पास चले गए थे। ये जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर है, इसने जो अपनी रिपोर्ट्स है 3 बिलों पे ये रिसेंटली दी है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो वो पुराने 3 बिल्स थे, सरकार ने उनको वापस खींच लिया और उसकी जगह पे 3 और बिल सरकार ने अभी के लिए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको ये बताए। अब ये 3 बिल्स पुराने 2019 के बिल्स से कैसे अलग है। हालांकि वो पुराने 2019 के बिल्स अब हमारे काम के रहे नहीं है, क्योंकि वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। ये 3 बिल्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये नियम कानून बनने वाले हैं। अभी तो वैसे कानून बने नहीं है, बट जिस तरीके से पार्लियामेंट एग्रेसिवली बिल्स को प्रमोट कर रही है पार्लियामेंट में, ये जल्दी ही कानून बनने वाले हैं। तो यहां पे इस बारे में बातचीत करी गई है कि इन बिल्स में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि हमारे देश के एम्प्लॉयर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके हित में काम करेंगे, कैसे वो हित में काम करेंगे, कितने ये सही हैं, कितने ये गलत हैं, इसके बारे में यहां पे बातचीत करी गई है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ साथ आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहां मिलेगी। मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड करता हूं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। उसके साथ मेरे द्वारा बनाई गई और कुछ वीडियोस को देखने के लिए, जो कि आपके यूपीएससी के एग्जाम या किसी और एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो देखिए यहां क्या न्यूज लिखी हुई है। ऑन 19 सितंबर द गवर्नमेंट विड्रू 3 बिल्स related to labor laws and replace them with new ones. Okay, these bills make significant changes to regulation of labor and the employer-employee relationship in several ways. तो किस तरीके से ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस को बदल रहे हैं, ये हम देखना चाहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले जो 29 लेबर लॉज थे उनको अभी के 4 बिलों में जोड़ा गया है। इनमें से एक बिल तो पहले ही पास हुआ है, जो हो चुका है, जो मैंने आपको बताया, कोड ऑन वेजेस, ये लॉ बन चुका है, और 3 अभी पास होंगे। अभी 29 में से कौन सा किस में गया, मतलब कि 29 को काट छांट के 4 में बदला गया है। तो 29 में से कौन सा 4 में गया, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जिनके ऊपर थोड़ा डाउट उठाया जा रहा है, जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। वो चीज आपको मेंस में काम आएगी। जैसे कि कुछ थ्रेशोल्ड्स को बढ़ाया गया। थ्रेशोल्ड्स कैसे? अगर आप फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करो तो फैक्ट्री एक्ट में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, अब आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होती है? देखिए, अगर एक पावर लूम चला के कुछ लोग यार्न को कपड़े में बदल रहे हैं तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फैक्ट्री कब बोला जाएगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये बोलता है कि एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही है, या फिर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। ये प्रावधान था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 10 विद इलेक्ट्रिसिटी और 20 विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये फैक्ट्री माना जाएगा। और अगर इनको फैक्ट्री माना जाएगा तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के जितने भी प्रावधान है वो इन सारे फैक्ट्रीज को एप्लीकेबल होंगे, इन सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एप्लीकेबल होंगे। अभी के लिए जो लेटेस्ट बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके बेसिस पे क्या किया गया है, अब ये बोला जा रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे 20 लोग काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है, या 40 लोग काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है, उनको फैक्ट्री कहा जाएगा।
यानी कि अगर 20 से कम लोग काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है और 40 से कम लोग काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है, तो फिर वो फैक्ट्री नहीं होंगे। और जब वो फैक्ट्री नहीं होंगे तो जितने भी ऑक्यूपेशनल सेफगार्ड्स, जितने भी एक्ट में चीजें उनके फेवर में लिखी हुई हैं, वो फेवरेबल चीजें इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पहले बहुत मेजर स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के पेरीफेरी में आते थे, लेकिन अभी के लिए बहुत सारों को निकाल दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो ना, 10 की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 20 कर दिया गया, 20 की लिमिट को बढ़ा के 40 कर दिया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, 20 से कम काम करने वाले और 40 से कम करने वाली अब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी वो फैक्ट्री की डेफिनेशन से बाहर हो गई हैं। पहली चीज, आगे बात करते हैं। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा डिबेटेड है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। ये डिस्प्यूट एक्ट क्या बोलता है? एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 100 वर्कर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, अगर उसको अपने एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयज को निकालना है, उनकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को बदलना है, उनकी सैलरीज को बदलना है, तो उसको प्रायर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अब जो नया बिल लेके आया जा रहा है उसमें इस 100 की लिमिट को बढ़ा के 300 कर दिया गया है। तो अगर किसी फैक्ट्री में या एस्टैब्लिशमेंट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ही उसे कोई चेंजेस करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। अगर 300 से कम है तो वो सैलरी को बढ़ा घटा सकता है, बढ़ाने से तो खैर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, घटा सकता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को चेंज कर सकता है, वर्कर्स को निकाल सकता है नौकरी से, किसी भी तरीके की प्रायर गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट को, खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स को एक और ताकत दी गई है कि अगर वो चाहे तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू इस 300 की लिमिट को और आगे बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कि मतलब कल की डेट में अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को यह बोल सकती कि चलिए ठीक है, आपके यहां पे अगर 500 वर्कर्स से भी ज्यादा हैं, मतलब आपके यहां पे अगर अप टू 500 वर्कर्स काम करते हैं, अभी तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में 100 वर्कर्स तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अभी के लिए नियम कानून में 300 वर्कर्स तक। कल की डेट में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है 500 वर्कर्स तक, तो फिर 500 वर्कर्स तक जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर वो सोशल सिक्योरिटी कंडीशंस बदलते हैं, तनख्वाह घटाते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं यहां पे लेबर लॉज को रिलैक्स किया जा रहा है। अब ये जो लेबर लॉज, पहले देखिए, अब आप सोचिए दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज 100 से कम वर्कर्स वाले हैं उनके ऊपर नियम कानून लागू नहीं थे, अभी आपने इस लिमिट को बढ़ा के 300 कर दिया, तो अभी वो इंडस्ट्री जिसमें 300 से कम वर्कर है वहां पे इफेक्टिवली कोई नियम कानून बचा ही नहीं। पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपने उसके ऊपर से हटा दिया, नया बिल ले आए, और उसके बाद आप गवर्नमेंट को ताकत दे रहे हो कि भाई आप इस नंबर को और ऊपर उठा सकते हो। मतलब कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आप किसी भी तरीके के रेगुलेशन से बाहर निकाल रहे हो, यानी कि आप एम्प्लॉयर्स को यह ताकत दे रहे हो कि वो अपने की मर्जी के हिसाब से हायरिंग फायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर पिछले 20-30 सालों में इन बिल्स के ऊपर काफी बहस हुई है और बातचीत होने की और जरूरत थी। इस तरीके के थ्रेशोल्ड्स को ज्यादातर 2019 के बिल में इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके, और आप देखो कि द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946 requires employers to formally define conditions of employment under them if they have at least 200 workers। यानी कि जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 था, इसमें ऐसी कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 100 या 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को फॉर्मली डिफाइन करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री के ओनर को। अभी 2020 का बिल इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर रहा है? 300 कर रहा है। यानी कि अब अगर किसी इंडस्ट्री में 300 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो ही आपको उनकी फॉर्मल कंडीशंस बतानी है। अगर 300 से कम वर्कर्स हैं, किसी भी तरीके की फॉर्मल कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है। तो कल की डेट में वहां पे कोई मजदूर गया, 5 दिन उसने काम किए, 5 दिन की उसकी दिहाड़ी ली, उसको भगा दिया, उसके पास कोई जगह नहीं है जाने की। ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आपने पहले बताया है नहीं कि कितना दिहाड़ी देंगे, बाद में आपने दिहाड़ी नहीं दी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनीज को आप पेनलाइज यहां कर ही नहीं सकते, कोई नियम कानून ही एग्जिस्टेंट नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज, यहां पे सरकार को एक ताकत दी गई इस बिल के थ्रू कि अगर किसी नई एस्टैब्लिशमेंट या किसी एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट से इन नियम कानूनों के एप्लीकेशन को हटाना चाहते हैं तो भी हटाया जा सकता है। सरकार क्या है दोस्तों, देखिए, सरकार इतनी प्रो कैपिटलिस्ट क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं अगर हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना है, बाहर की इंडस्ट्रीज को और इंडिया में बुलाना है,
तो इन नियम कानूनों को रिलैक्स करना पड़ेगा। हमको अगर चाइना से सप्लाई चेन में टक्कर लेनी है, दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस को सेटअप करना है, अपने आप को बड़ा बनाना है पूरी दुनिया में, तो इस तरीके के नियम कानून लाने पड़ेंगे। लेकिन एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है। अब वो बैलेंस कहां है ये किसी को नहीं पता है। अगर इस तरीके के बिल्स के ऊपर सरकार ने एक डिबेट चालू की तो ऑब्वियस सी बात है वो डिबेट लंबी खींचने वाली है और ये बिल्स एप्लीकेबल हो नहीं पाएंगे। 20 साल से इन पे ऑलरेडी एक डिबेट चल रही है, लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि इस तरीके से आपने ब्लेटेंटली इनको आप पास करवा रहे हो बिना किसी बहस के। अभी उस पे भी एंड में हम लोग आते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इन बिल्स को पास कराने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो फार्म बिल के केस में क्या हुआ, तुरंत वो पास हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी तुरंत ही पास होने वाले हैं। फिर यहां पे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं। ये कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या करता है? इट गवर्न्स वर्किंग कंडीशंस, ट्रेड यूनियंस, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एस्टैब्लिशेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। द गवर्नमेंट में in public interest exempt any new industrial establishment from provisions of this code। यानी मान लीजिए किसी एक जगह पे कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं लग रही है, ठीक है ना, तो उस केस में वो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाए, ओवरऑल उस एरिया की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए। तो अगर उस जगह के इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को यह लगता है कि भाई इस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एप्लीकेबल ना हो, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी को सरकार रोक सकती है। तो अभी इस तरीके की ताकतें यहां पे सरकार को बहुत हद तक ताकत दी जा रही। पहली बात तो जो सेफगार्ड्स हैं इंप्लॉइज के लिए, उन सेफगार्ड्स को हटाया जा रहा है। जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देता है, उसको ज्यादा ताकत दी जा रही है। पहली चीज यहां हो रही है। दूसरी बात, सरकार को यहां पे एक लीवे दिया जा रहा है कि आप चाहो तो इन रिस्ट्रिक्शंस को और रिलैक्स कर सकते हो। और खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ताकत दी जा रही है। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट में इसको पास कराने वक्त इन सब लॉस का ज्यादा अपोजिशन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लॉस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को भी ताकत मिलती है। फिर एक और कोड है यहां पे, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, स्पेसिफाइज लीव एंड मैक्सिमम वर्क आवर्स, रिक्वायर्स हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स इंक्लूडिंग एडिक्वेट लाइटिंग, वेंटिलेशन, वेलफेयर मदर्स। ये 13 एक्ट्स को सबस्यूम कर रहा है, जिसमें फैक्ट्री एक्ट भी है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? द 2020 बिल अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी न्यू फैक्ट्री फ्रॉम इट्स प्रोविजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो किसी एक एस्टैब्लिशमेंट में, नए एस्टैब्लिशमेंट में अगर आप कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ये बोल दिया 2020 के इस बिल ने। तो कुल मिलाकर राज्य की सरकारों को आप ताकत दे रहे हो कि राज्य की सरकारें अपने यहां पे कोई नया एस्टैब्लिशमेंट लगवा रही हैं तो वो बेसिक सेफ्टी और वेलफेयर नॉर्म्स को स्किप कर सकती हैं। ऐसे नॉर्म्स को स्किप करने का प्रावधान फैक्ट्रीज एक्ट में भी था, बट फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसे नॉर्म्स को आप स्किप कर सकते हो केवल 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए, जब पब्लिक इमरजेंसी हो, वैसे आप स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस को स्किप करने का भी प्रावधान है। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी स्किप करने का प्रावधान है। फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स किए गए हैं, इनको और रिलैक्स किया जा सकता है। तो पहले 100 वर्कर्स के लिए नियम कानून थे, अब 300 तक के लिए ऊपर नियम कानून होंगे। पहले 100 वर्कर्स के ऊपर नियम कानून थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में। उसके बाद अभी के लिए क्या है, 300 के ऊपर वालों के लिए नियम कानून। और सरकार चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, वो और इन रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर सकती है। फिर भाई यहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड बात कही गई है। 2019 बिल में देखिए क्या लिखा हुआ, 2019 बिल was applicable to establishment which employed at least 20 contract workers and to contractors supplying at least 20 workers। भैया देखिए, किसी अगर एक ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हो, या फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो कि 20 वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो 20 एक थ्रेशोल्ड रखा गया था। 20 के ऊपर जाते हो तो आपके ऊपर नियम कानून लागू है, 20 के नीचे आपके ऊपर नियम कानून लागू नहीं है। ये कब था? 2019 वाले बिल में। अभी के लिए 2020 में जो बिल आया है उसमें यह बोला गया है कि एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में अगर 50 या 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हो तो नियम कानून लागू होंगे। या फिर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो 50 वर्कर्स को सप्लाई कर रहा है किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को, उसके ऊपर नियम कानून लागू होंगे। अगर वो 50 वर्कर से कम सप्लाई हो रहा है
तो नियम कानून लागू नहीं होंगे। अगर किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में 50 से कम कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो नियम कानून लागू नहीं होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास तो वैसे भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, उनको कभी भी कहीं भी निकाला जा सकता है। एक चीज यहां पे 2020 के कोड में ऐड की गई है कि किसी भी कोर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को इस तरीके के कामों में जैसे कैंटीन में, सिक्योरिटी में, सैनिटेशन सर्विसेज में ही इंक्लूड किया जाएगा और जगह पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक और फाइनल पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो 2019 का बिल था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे, इसमें यह बोला गया था कि गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन अंडरटेकिंग ऑपरेशंस दैट कुड बी डेंजरस टू देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो 2019 बिल जो था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, वहां पे वुमेन के लिए एक क्लॉज था कि भैया अगर गवर्नमेंट चाहे तो वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर सकती है अगर किसी काम में उनकी हेल्थ और सेफ्टी को खतरा है। 2000 बिल में ऐसे किसी भी प्रावधान को नहीं रखा गया है। हालांकि दोस्तों देखिए, जब वुमेन की बात आती है तो वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को सरकार वैसे भी रेगुलेट कर सकती है। वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने से सरकार को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वुमेन को सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमारे संविधान से। ठीक है, तो ये बात है। तो कहीं ना कहीं 2009 और 2020 के वर्जन्स को यहां पे डिस्कस किया गया है। 2019 के जो बिल के वर्जन्स थे, जिसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर्स ने 1 साल तक बातचीत करी है, उसके बाद जो 2020 के वर्जन्स आए हैं, काफी ज्यादा लेबर लॉस को यहां पे रिलैक्स किया गया है। अभी ऑथर यहां पे एक सवाल उठा रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, ये वो नियम कानून है जिनके ऊपर डेकेड से बातचीत चल रही है। ये जो पार्लियामेंटेरियंस जो कि लिमिटेड समय के लिए पार्लियामेंट में बैठ के इन सब चीजों पे नियम कानून पास कर रहे हैं, उनके पास और भी बहुत से इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए। तो क्या ये पार्लियामेंटेरियंस इतने कम समय पे लेबर प्रोविजंस को समझ सकते हैं? क्या ये पार्लियामेंटेरियंस इतने ज्यादा टेक्निकली साउंड हैं? क्या वो जमीनी लेवल की हकीकत को समझते हैं? तो कहीं ना कहीं ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस लेबर बिल्स को पास कराने से पहले एक बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। हेस्ट में इन बिल्स को हमें पास नहीं कराना चाहिए। तो ये थे दोस्तों लेबर बिल्स की एनालिसिस। आई होप आपको चीजें समझने को, मतलब समझ गए हो आप। मोस्ट प्रोबेबली ये लेबर बिल्स पास होके लॉ बन जाएंगे। अगर इनकेस कोई चेंजेस होते हैं तो बाद में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।